हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवराज सिंह एंड आई वेलकम यू टू द ट्रेड एक्सपर्ट। जैसा कि मैंने आपको अनाउंसमेंट वाली वीडियो में बताया था कि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट लाने वाला हूं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम शेयर मार्केट की कुछ बेसिक्स जानेंगे और समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम जानेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। तो शेयर मार्केट को समझने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला वीडियो होने वाला है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो उन पॉइंट्स के थ्रू हम ट्राई करेंगे शेयर मार्केट को डिस्क्राइब करने का, ताकि हमें पता चले कि शेयर मार्केट में होता क्या है, क्यों उसे शेयर मार्केट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको जो इमेज दिख रही है, ये इमेज जहाँ से भारतीय शेयर मार्केट ऑपरेट होता है, ये उसकी बिल्डिंग है, NSE की बिल्डिंग है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये मुंबई की बिल्डिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लोगों के जो माइंड में आता है शेयर मार्केट, नाम सुनते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक्चुअली में क्या है? शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट तो कई लोग इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और वो क्या नाम है हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक्स, शेयर मार्केट के बेसिक्स से आए तो इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक्स समझने वाले हैं। एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट बेसिक्स क्या है, इस चीज़ की डेफिनेशन हम जानेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। तो शेयर मार्केट, व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट होता क्या है? कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि शेयर मार्केट होता क्या है। नाम सुन लिया कि हाँ शेयर मार्केट नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन उनको नहीं पता कि शेयर मार्केट एक्चुअल में क्या होता है। तो आइए समझते हैं। तो शेयर मार्केट को समझने से पहले हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, चलिए इन पॉइंट्स के थ्रू आगे हम बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, द शेयर मार्केट इज आल्सो नाउन एज द स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट। मतलब शेयर मार्केट को हम स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे शेयर मार्केट बोलते हैं, कई लोग कभी कभी स्टॉक मार्केट भी बोल देते हैं, और कई लोग जिनको पता नहीं होता वो लोग इसको गैम्बलिंग भी बोलते हैं, जुआ भी बोलते हैं। तो जिसको जितना पता है वो उसी हिसाब से उसका नाम ले लेता है। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट ये तो सेम सिमिलर नाम है, लेकिन जुआ जो बोलते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। is a platform where individuals and institutions buy and sell shares of publicly listed companies। शेयर मार्केट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का समूह, कोई फर्म या कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूशंस बाई और सेल कर सकते हैं उन कंपनियों के शेयर्स को जो पब्लिकली लिस्टेड हैं, जो NSE और BSE में रजिस्टर्ड हैं। उन कंपनियों के शेयर हम और आप लोग या कोई कंपनी बाई और सेल कर सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है, शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी व्हेन यू ओन शेयर्स। तो जब भी आप शेयर खरीद लेते हैं तो वो आपकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, वो शेयर कि अब ये शेयर आपके हो चुके हैं। यू बिकम ए शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर इन दैट कंपनी, और उस कंपनी में आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। सीधा सीधा कहें तो जिस कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के आप एक मालिक बन जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कितने % शेयर खरीदे हैं। अगर आपने 5% खरीदे तो आप 5% के हिस्सेदार बन जाते हैं, 3% खरीदे तो 3% के हिस्सेदार बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने लिए कितने हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आई थिंक समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 इस तरह है, इट हेल्प्स कंपनीज टू रेज मनी बाई ऑफरिंग स्टॉक शेयर्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड टू पब्लिक इन्वेस्टर्स। शेयर मार्केट जो होता है वो कंपनी को एक कंपनी की हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? उनके मनी को, उनके पैसे को बढ़ाने में। कैसे पैसे बढ़ेगा उनका? कि जब भी वो कंपनियां अपने स्टॉक्स का कुछ शेयर पब्लिक को, ये जो पब्लिक में इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो देती है, तो वो इन्वेस्टर्स शेयर तो ले लेते हैं, लेकिन शेयर के बदले में उनको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, और वो पैसा कंपनियों के पास जाता है, जिससे उनका फंड इंक्रीज होता है, और फंड इंक्रीज होने से कंपनियों की वैल्यू इंक्रीज होती है, और वो अपने नए प्रोजेक्ट लाते हैं, नया काम करते हैं, जिससे उनकी कंपनी और ग्रो करती है, और उनकी कंपनी ग्रो करने के साथ साथ पब्लिक का पैसा भी ग्रो करता है। चलिए आगे जानते हैं। इट आल्सो अलाउज इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल अचीवमेंट ऑफ द कंपनीज। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी शेयर मार्केट अलाउ करता है। किस में अलाउ करता है? फाइनेंशियल अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो फाइनेंशियल अचीवमेंट होते हैं उनमें पार्टिसिपेंट करने को भी अलाउ करता है, जिससे आगे लिखा हुआ है मेक प्रॉफिट थ्रू कैपिटल गेन्स एंड अर्न इनकम थ्रू डिविडेंड्स। और उनको अलाउ करता है कि कंपनी के कैपिटल का गेन होगा तो उनका भी प्रॉफिट होगा, और पैसा कमाने का अर्न थ्रू डिविडेंड्स। और कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसके थ्रू भी पैसा कमाने का एक मौका देता है। पॉइंट नंबर 3 आई थिंक समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शेयर मार्केट इज टू फैसिलिटेट
द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो शेयर मार्केट का प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो शेयर्स होते हैं उनको एक्सचेंज कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आगे, अलाउइंग कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग ओनरशिप स्टैक्स टू द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू बाई पोर्शन ऑफ अ कंपनीज ओनरशिप एंड पोटेंशियली प्रॉफिट। और कंपनी को अलाउ करता है कि आप अपनी ओनरशिप पब्लिक को बेचिए जिससे आपकी कैपिटल गेन हो। और आगे लिखा हुआ है एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू बाई अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी ओनरशिप एंड पोटेंशियली प्रॉफिट। और शेयर मार्केट का ये भी काम होता है कि वो इन्वेस्टर्स प्रोवाइड कराता है कंपनी को और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है। किसके लिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी देता है कि किसी कंपनी का पोर्शन बाई करने के लिए, और जितना भी पोर्शन बाई करेंगे वो उसकी ओनरशिप लेने के लिए, और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बनाने के लिए शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराता है कंपनियों के लिए। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया आई थिंक। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हाउ मच पर्टिकुलर कंपनी अलाउज देयर शेयर्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ओनर्स। अब बात आती है कि कंपनी अपनी कितनी ओनरशिप बेचना चाहती है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनियों के जो ओनर्स होते हैं वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना कंपनी का हिस्सा बेचना चाहिए, कंपनी के कितने शेयर्स बेचने चाहिए, तो वो अलग अलग कंपनी के ओनर्स पर डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओनर्स कैलकुलेट दैट हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कंपनी। जो ओनर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं कि उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराने के लिए, एंड देन ऑफर्स देयर कंपनी शेयर अकॉर्डिंगली एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपनी कंपनी के शेयर्स इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, जिनको हम IPO बोलते हैं, उनके थ्रू पब्लिक को ऑफर करती है। मतलब ये है कि कंपनी कितना हिस्सा या कितने शेयर बेच सकती है शेयर मार्केट में, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनियों के ओनर्स पे। वो ओनर्स अपने कैलकुलेट करेंगे कि हमें कंपनियों को कितना शेयर बेचना चाहिए। उस शेयर से जो पैसा आएगा, क्या हम उस पैसे से अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कराएंगे, उन पैसे से अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्या वो सारे प्रोजेक्ट हो पाएंगे, वो रिसर्च हो पाएंगी। अगर उन्हें लगता है कि हाँ हो सकते हैं, तो वो IPO के थ्रू अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं वो मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 5 हो गए हैं। आई थिंक ये एक जनरल बेसिक सी नॉलेज थी, आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। की पार्टिसिपेंट इन द शेयर मार्केट इंक्लूड्स। शेयर मार्केट में जो की पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब शेयर मार्केट जिससे बना है और जिससे चलता है, उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट करते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। तो पहला है कंपनीज। शेयर मार्केट में कंपनीज हैं जो सेलर्स होती हैं, कह सकते हैं कि कंपनी जो अपना शेयर बेचते हैं तो वो सेलर्स होती हैं। तो कंपनी नहीं होंगी तो शेयर्स होंगे ही नहीं, तो बेचने वाले ही नहीं होंगे, तो शेयर मार्केट होगा ही कैसे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कंपनी। कंपनियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कंपनीज इशू शेयर थ्रू एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब वही है जैसा कि अभी आपने थोड़े से पहले जाना होगा कि IPO क्या होता है। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो IPO के थ्रू करती है, उसको IPO बोलते हैं, जिसका पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है IPO के थ्रू टू रेज कैपिटल फॉर वेरियस पर्पस। अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए अलग अलग कारण होते हैं बढ़ाने के लिए, जैसे कि एक्सपेंशन, अपना खुद का विस्तार करने के लिए, खुद का जो बिजनेस है वो बड़ा करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए, एंड डेब्ट रिडक्शन, और जो भी कंपनी के ऊपर कर्जे हैं जो गवर्नमेंट के या जो बैंकों से जो कंपनियां लोन लेती हैं, उस लोन को चुकाने के लिए भी कंपनियां IPO लेकर आती हैं या शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने के लिए लाती हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए। तो कंपनियों का ये रोल होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टर्स। अब कंपनियां तो आ गई, लेकिन कंपनियों में इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्टर्स करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं आइए समझते हैं। इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स एंड फंड्स। मतलब इंडिविजुअल्स, कोई एक व्यक्ति विशेष, जैसे कोई भी पर्सन जो चाहता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदने या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना अपना पैसा, तो वो कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स मतलब जो इंस्टीट्यूशनल हैं, मतलब एक ग्रुप, कई लोगों का ग्रुप, या कोई फंड जैसे कि LIC हो गया, या कोई बैंक हो गई, या कोई भी एक संस्था हो गई, जो वो पूरी एक संस्था इन्वेस्ट करती है किसी शेयर्स में, तो वो कंपनी भी कर सकती है। एंड फंड्स, और जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड टाइप के हो गए, या जो भी हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो भी बाई कर सकते हैं शेयर्स को इन द होप
दैट द वैल्यू ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज ओवर टाइम। इस होप में इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में कि टाइम के साथ साथ जो भी इन्होंने शेयर लिए थे उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अलाउइंग देम टू अर्न अ प्रॉफिट और ग्रो देयर कैपिटल बाय सेलिंग देयर शेयर्स एट द हायर प्राइस। अब उन्होंने शेयर्स तो खरीद लिए, अब वो इस होप में खरीदते हैं कि उनका पैसा आगे बढ़ेगा, अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर मार्केट जो है वो अलाउ भी करता है उन लोगों को कि जो उनका शेयर्स बढ़ा हुआ है ज़्यादा दामों पर अपने शेयर्स को बेचकर अपने कैपिटल को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं या शेयर्स खरीदते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस। कंपनीज हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, कंपनियां हो गई एक तरफ, इन्वेस्टर्स हो गए एक तरफ। अब उन दोनों को मिलाएगा कौन, कौन उनकी बात करेगा, कौन उनका सेटलमेंट कराएगा, तो वो सब काम करने के लिए आते हैं ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस। जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपका ब्रोकर्स का नाम लेना चाहूँ जिनमें हम लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो जिस तरह से बैंकों में अकाउंट खोला जाता है, एक अकाउंट के थ्रू ही आप दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, उसी तरह जो बैंक होती हैं वो एक तरह का शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम करते हैं। तो बैंक को जैसा काम ब्रोकर्स का होता है और एक्सचेंजेस होते हैं। तो ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस का क्या काम होता है, चलिए समझते हैं। ब्रोकर एक्ट एंड इंटरमीडिएट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब जो ब्रोकर्स हैं वो बायर्स यानी पब्लिक और सेलर्स यानी कि कंपनीज के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं, एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। और आगे क्या है, एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। और ब्रोकर जो होते हैं उनकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, मतलब किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और कोई बंदा भी खरीदने वाला है या कोई इन्वेस्टर है वो खरीदने वाला है 100 रुपये में, तो उनकी जो ट्रेड है उनको एग्जीक्यूट करता है कि जो इन्वेस्टर से जो पैसे हैं वो कंपनी को देता है और कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टर को देता है। तो ये एक्सचेंज करने का काम होता है ब्रोकर और एक्सचेंजेस का। आगे समझते हैं, एक्सचेंजेस आर द प्लेटफॉर्म वेयर शेयर्स आर बॉट और सोल्ड। मतलब अब एक्सचेंज का काम करता है, एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये शेयर्स हैं बाई किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। ब्रोकर का काम होगा एक दूसरे को इंटरमीडिएट कराना, उनके शेयर्स को एक्सचेंज करना, या बायर का जो पैसा है वो कंपनी को देना और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बायर को देना। लेकिन ये होता कहाँ है, ये एक्सचेंज में होता है। तो लिखा हुआ है एक्सचेंज आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड। और ये होता कहाँ पर है, ये होता है एक्सचेंज में, जहाँ पर शेयर्स बाई और सेल किए जाते हैं। एंड दे प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग। और जो एक्सचेंज होते हैं वो आपको भरोसा दिलाते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो ये काम होता है एक्सचेंज का। और ब्रोकर्स का काम होता है कि एक दूसरे में इंटरचेंज कराना, और एक्सचेंज का काम होता है कि वो इंटरचेंज कहाँ हो रहा है वो एक्सचेंज कराता है। एक्सचेंज एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक बिल्डिंग टाइप के, जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था NSE और BSE, ये यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है रेगुलेशंस अथॉरिटीज़। अब रेगुलेशंस अथॉरिटीज़ क्या होती है, मतलब वो गवर्नमेंट ने जो रूल लगाए हुए हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग ही आप उसमें बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आप रूल तोड़ते हैं तो दिक्कत वाली बात है। गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ओवरसी द शेयर मार्केट टू इंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो हैं वो नज़र रखते हैं, वो निगाह रखते हैं। गवर्नमेंट जैसे कि NSDL हो गया और आपका SEBI हो गया, ये गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं और जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर, और आपको एक भरोसा दिलाते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी यहाँ पर रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं क्या उस रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई रूल को तोड़ तो नहीं रहा है। वो सबकी देख रेख ये गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। लिखा हुआ है सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेनिंग मार्केट इंटीग्रिटी। इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। तो ये काम होता है रेगुलेटर अथॉरिटीज़ का। तो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्राइस मूवमेंट। अब बायर्स ने बाई कर लिया, सेलर्स ने सेल कर दिया। अब जो प्राइस है, कंपनी भी चाहती है कि मेरा शेयर बढ़े और इन्वेस्टर्स भी चाहता है कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका शेयर बढ़े। तो शेयर बढ़ता है या घटता है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे, तो वो चीज़ें आगे समझते हैं। तो वो फैक्टर होते हैं कि फैक्टर ऑफ प्राइस मूवमेंट, जो प्राइस में जो मूवमेंट होता है उनके जो फैक्टर्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द शेयर मार्केट
जो शेयर्स की वैल्यू है वो शेयर मार्केट में लिखा हुआ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जो इन्फ्लुएंस्ड होती है कई अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है शेयर्स की वैल्यू। और वो कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और जो क्या वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, कितना ग्रोथ कर रही है, इस पे शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। और आगे लिखा हो इंडस्ट्री ट्रेंड, और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, मतलब आपने जिस कंपनी में शेयर खरीदे हैं वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। सपोज आपने कोई XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कंपनी सपोज कीजिए कि या तो मेटल की फील्ड से है या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से है, तो वो जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल वाला फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फील्ड, वो फील्ड ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है शेयर की वैल्यू। आगे इकोनॉमिक कंडीशंस, और कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट, और जो ओवरऑल मार्केट हैं, जितने भी सारे सेक्टर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर हो गया, नॉन एनर्जी सेक्टर हो गया, और यूटिलिटी हो गया, और आपके मेटल हो गया, ऐसे कई सारे जो सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेक्टर, उनका जो सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव में है वो सारे या नेगेटिव में है, तो उस पर भी डिपेंड करती है किसी शेयर की वैल्यू। मतलब ओवरऑल मैं आपको एक बार में बता देता हूँ कि जो शेयर की वैल्यू है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ हो गई, कंपनी की परफॉर्मेंस हो गई, कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जो पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे हैं, और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, इस सभी पे शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है। आगे लिखा हुआ है प्राइजेस कैन फ्लक्चुएट डेली ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरप्ले बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड्स, और जो शेयर्स की वैल्यू है वो पर डे फ्लक्चुएट होती है, रोजाना फ्लक्चुएट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसमें इंटरेस्ट लेने वाले जो लोग हैं, बाई और सेल करने वाले जो लोग हैं, वो रोजाना आ रहे हैं, तो दिन में कई बार ही फ्लक्चुएट हो जाता है, कई बार ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, जो पर डे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। किसी को लगता है कि मार्केट ज़्यादा बढ़ गया है या शेयर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई या बेचना चाहिए, तो वो बेच देते हैं। सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा आ जाती है, डिमांड कम होती है, तो डिमांड कम होती है तो मार्केट धीरे धीरे कम होने लगता है, और डिमांड जब ज़्यादा होती है तो मार्केट बढ़ने लगता है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली होता है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो वैल्यू कम हो जाती है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो मार्केट की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे नोट, ये लास्ट पॉइंट है आई थिंक। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट है समझना, चलिए समझते हैं। ऑलवेज कीप यू अवेयर अबाउट नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एनी रिस्क और लॉसेस। शेयर मार्केट में रिस्क और लॉसेस क्या हैं, इन सब के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई शेयर खरीदने से पहले आपको इंश्योर कर लेना चाहिए, आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें कितना लॉस हो सकता है, कितनी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट्स इसेंशियल टू नोट दैट इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट कैरीज रिस्क, मतलब ये आपका जानना ज़रूरी होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिस्क को लेकर चलने के बराबर होता है। आगे चलते हैं। एज शेयर प्राइस कैन आल्सो गो डाउन, और जैसे कि आपने इस उम्मीद में पैसा लगाया कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो हो सकता है कि शेयर की प्राइस गिर जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो ये नुकसान हो सकता है, तो इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लीडिंग अप पोटेंशियल लॉसेस फॉर इन्वेस्टर्स, और जैसे ही शेयर की प्राइस गिरती है तो आपके लिए वो लॉस क्रिएट करती है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स शुड कंडक्ट थ्रू रिसर्च, अंडरस्टैंड their risk tolerance and consider long-term investment strategies to make informed decisions in the share market। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने रिसर्च करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि रिस्क टॉलरेंस क्या है, और कंसीडर करना चाहिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिस्क खत्म हो जाता है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर भी जो रिस्क बचता है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, या कोई भी बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं, हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई रिस्क होता है। जब भी आप कोई छोटी सी दुकान या छोटा सा मतलब कोई भी बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क तो रहता ही है। अगर वो बिजनेस चला तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो रिस्क तो है ही है। और जब रिस्क है तभी इसका है, तभी आप शेयर मार्केट में आए हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क का हमें जो रिस्क ले गया वो खेल गया। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, अगर आपने रिस्क का डर झेल लिया तो आप जीत सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स।
ट्रेड एक्सपर्ट आपको टिप्स देता है। आपने मेरे साथ सेशन अटेंड किया और आई होप आपने एक मोटी मोटी नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, आपने जानी होगी कि शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इंटरप्ले करते हैं और उनमें क्या क्या रिस्क होते हैं और किस तरीके से हमें रिसर्च करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल आपने ये समझा कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। शेयर मार्केट की एक बेसिक नॉलेज आपको लगभग मिल चुकी है और आप लगभग शेयर मार्केट को समझ चुके हैं कि हाँ शेयर मार्केट क्या चीज़ है। ये एक नॉर्मल मार्केट के जैसा ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। खास होगा जब आप आगे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे तो खास बनता जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।